हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज भी हम डिस्कस करेंगे हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था। हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर रहा था पार्ट 8.2, उसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कुछ साइंटिस्ट और थे जो 20th सेंचुरी में उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, उनमें से भी हमने कुछ को आज डिस्कस करना है। हमने बाकी जो है वास्ते तो बहुत वास्ट है, डिस्कवरी जो है वो बहुत वास्ट है और हमने इसे एज चांस से लिया है बुक में से। आप उसको रिफर कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपको एग्जाम में भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको अचीवमेंट्स पता चलेंगे, किसने क्या अचीवमेंट किया था और इसके लिए किसको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 1941 में कौन ने यूज किया था एंटीबॉडीज कपल टू फ्लोरोसेंट डाई टू डिटेक्ट द सेलुलर एंटीजन। उन्होंने यूज एंटीबॉडी कपल को फ्लोरोसेंट डाई से उन्होंने डाई कर दिया था, क्योंकि उनको डिटेक्ट करना था, देखना था सेलुलर एंटीजन को। क्लियर? क्योंकि हमेशा एंटीजन जो होता है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही बनाता है, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसको बाइंड करती है। क्लियर? ये भी कंसेप्ट हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा हमें ये। 1942 मार्टिन एंड सिंगे दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप्ड किया था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, लीडिंग टू पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 ईयर लेटर। क्लियर? तो इस तरह इन्होंने क्रोमेटोग्राफी और बाद में इन्होंने लीड किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया। 1943 के अंदर क्लॉड ने आइसोलेट किया था सेल कंपोनेंट्स सच राइबोसोम। सेल ऑर्गेनली हम सेल कंपोनेंट की बात करें, इन्होंने सेल में से आइसोलेट कर लिए थे माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को रिलेटिवली प्योर फॉर्म बाय द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में अभी ही हमने पढ़ा था कि ये मेथड जब आई, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आई, और इस मेथड की वजह से आज हम ऑर्गेनलीज को भी जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं सेल में से सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। 1944 में विलियम एन विकॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार मेटल शेडोइंग टेक्निक का। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, हम इसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। 1944 में CF रोबिनो ने डेमोस्ट्रेशन किया था, डेमोस्ट्रेटेड द न्यूक्लियोइड इन द बैक्टीरिया। क्लियर? 1945 में पोर्टर पोर्टर डिस्कवर्ड, नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जनरली डिस्कस करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन बनाता है, और दूसरा जो है वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। 1945 में लिपमैन ने, अभी ही लिपमैन नाम आया था, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था कोएंजाइम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल मेटाबॉलिज्म में। एंजाइम के साथ उनके कोएंजाइम जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो इन्होंने उस वक्त बताया था कि किसी भी मेटाबॉलिज्म में एंजाइम के साथ उनके कोएंजाइम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 फॉर हिज स्टडी ऑन दिस कोएंजाइम। 1947 में CF कोरी एंड GT कोरी को नोबेल प्राइज मिला गया था। ही गोट नोबेल प्राइज, दे बोथ गोट नोबेल प्राइज देयर स्टडी ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम ये कंसेप्ट जो है कोरी साइकिल हम पढ़ते हैं, हम इसमें जब हम इसको ग्लाइकोजन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा बेटा। एटिसेलस ने 1948 में नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, इन्हें दिया गया था फॉर द स्टडी ऑन द केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? तो मिस्ट्री जानने के लिए प्रोटीन की इनको नोबेल प्राइज मिला गया था। 1948 में सी डे डेव को आइसोलेट किया था इन्होंने लाइसोजाइम जो है वो एक सुसाइड बेगी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। 9th क्लास में भी अगर आप सेल का
चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें पता है कि ये बहुत सुसाइड बैग होता है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आइडेंटिफाई देयर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, क्यों लाइसोसोम को इन्होंने आइसोलेट किया, इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जानने के लिए। और फिर उन्होंने 1955 में नाम दिया था टर्म लाइसोसोम। तो ये आप क्लियर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि लाइसोसोम को किसने बताया था। 1948 में जिरेगी एंड हॉक्च ने स्टडी की थी फाइन स्ट्रक्चर, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था फ्लैजिलम का ऑफ स्पर्म में। तो आपने देखा होगा कि जो स्पर्म सेल है, ये अगर हम 12th क्लास का कंसेप्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में एक फ्लैजिला होता है जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर देखा था स्पर्म में, ठीक है। ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा, जब हम पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी। 1952 में J.E. पलाडे ने डिस्क्राइब किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब उन्होंने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या है, डबल मेम्ब्रेन किस तरीके से है, किस तरीके से उनमें कंपार्टमेंट्स है, वो सारी चीज़ें उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई थी। 1952 में मॉर्टन और सिंगे को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, मतलब प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। जनरली हम मान ले डीएनए को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है, या फिर हम प्लांट के पिगमेंट्स के बारे में देखें, ठीक है। जनरली हम क्रोमेटोग्राफी में डीएनए को सेपरेट तो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, मगर हम अगर ऐसे कुछ पिगमेंटेशन देखें प्लांट के, तो वो हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से पता चल जाता है। इवन अमाइनो एसिड को भी हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से जो है वो हम पता करते हैं कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1952 में मॉन्टन इटाल का मतलब होता है बेटा ग्रुप, तो मॉन्टन के जो ग्रुप था, उनके जो वर्कर्स वगैरह थे, उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी सीलिया इन हायर प्लांट्स में। 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन दोनों साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था राइबोसोम द प्लांट सेल बीन रूट में। 1954 में जे रॉडिन डिस्कवर्ड एंड नेम द माइक्रोबॉडी इन माउस किडनी टिश्यू में उन्होंने कि माइक्रोबॉडीज देखे थे और उन्होंने इसको बताया था। फिर 54 में पॉलिंग गॉट नोबेल प्राइज फॉर द स्टडी ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स के बारे में उन्होंने बताया था, स्पेशली द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ द प्रोटीन। तो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ बनती है, तो प्रोटीन जब बनता है, तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोटीन कभी नहीं बनता है, अमाइनो एसिड बनते हैं और उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, और वो अमाइनो एसिड की जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉली यानी बहुत सारी और पेप्टाइड बॉन्ड से मिली हुई जो चेन बनती है अमाइनो एसिड की, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो बनता है प्रोटीन के अमाइनो एसिड के बीच में और वो प्रोटीन बनाता है, उसकी स्टडी उन्होंने पॉलिंग ने की थी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये बात उन्होंने 1954 में बताई थी। क्लियर हुआ। 1954 में फेवेट एंड पोटर ने कंफर्म्ड किया था 9+2 फाइब्रिलल अरेंजमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला का। क्लियर। तो ये कंसेप्ट भी बिल्कुल नया था। इसके बाद हम आ जाते हैं, पलाडे ने 55 के अंदर ऑब्जर्व किया था राइबोसोम को इन एनिमल सेल में, और 1956 में डिटेक्ट किया था उन्होंने आरएनए और आइसोलेट किया था इन द राइबोसोम से। सेंगर completed the analysis of the amino acid sequence of bovine insulin। bovine insulin में उन्होंने अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है उसे इसका एनालिसिस किया था, और द फर्स्ट प्रोटीन टू सीक्वेंस गॉट नोबेल प्राइज। पहली प्रोटीन की सीक्वेंस उन्होंने उस वक्त डिटेक्ट करके बताई थी, और उसे उनके लिए 1958 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। 56 में टीजियो एंड लेवन गेव द फर्स्ट करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। उन्होंने काउंट बताया था कि हमारे एक्चुअली बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो एक्चुअली 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। ठीक है। तो 23 अगर हमें देखा जाए तो 23 कंप्लीट होते हैं, तो हम लोग डिप्लॉयड होते हैं कंडीशन में। क्लियर।
23 + 23, तो एक n जो है वो 23 को कंटेन करता है, 23 को कंटेन करता है एक n, प्लस दूसरा 23 को कंटेन करता है। तो इस तरीके से टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एम कैल्विन ने बताया था एसिमिलेशन ऑफ CO2 बाय प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, और कैल्विन साइकिल उन्होंने दी थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द एसिमिलेशन ऑफ CO2 बाय प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, क्लियर, एंड ही ऑल्सो गेव द कैल्विन साइकिल। 1962 में पॉट्स एंड कैंड्रू को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब होता है, हम उसकी बात करें जो बहुत ज़्यादा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन देखा जाता है, जो हाईली कॉइल्ड प्रोटीन होता है, क्लियर। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इलेस, हॉटकिन एंड हेक्सेल नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन द रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द कंडीशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अलोंग द नर्व सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि हमें जो नर्व इम्पल्सेस मिलती है, हमें जो सिग्नल्स मिलते हैं, इसमें प्रोटीन और सोडियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये इन्होंने नर्व सेल के बारे में बताया था, इम्पल्सेस के बारे में बताया था। ब्लॉच एंड लिनेम को नोबेल प्राइज मिला था फॉर देयर स्टडी ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्लियर, 1964 में। इसके बाद आ जाते हैं Bridenbach and Beers coined the glycoxysome for the glycoxylate cycle containing the microbody of plant cell। इन्हें बताया था कि पहले तो इन्होंने टर्म दी थी ग्लाइकोक्सिजोम, और फॉर द ग्लाइकोलेट साइकिल से जो बनता है उसमें माइक्रोबॉडीज क्या कंटेन करती है प्लांट सेल में, इन्होंने बताया था। सुदरलैंड ने बताया था मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द हार्मोन एंड रोल ऑफ द साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का रोल उन्होंने बताया था और हार्मोन का एक्शन बताया था। इसके लिए ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द स्टडी ऑन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन एंड रोल ऑफ द साइक्लिक AMP। साइक्लिंग मतलब कि किस तरीके से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो साइकिल फॉर्म, एक साइकिल चलती है, उसमें यूटिलाइजेशन होता है। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज किया था उन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया यहाँ पे 1972 में। 74 में क्लॉड डी डुवे और जी पेलाडे ने मिलकर आइसोलेशन किया था एंड कैरेक्टराइजेशन किया था सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स का और अदर पार्टिकल्स का, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 1978 में मिचेल गॉट नोबेल प्राइज फॉर द स्टडी ऑफ बायो एनर्जेटिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 1982 में एरॉन क्लॉच गॉट नोबेल प्राइज फॉर द स्टडी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इन TMV मतलब के टोबैको मोजाइक वायरस में और हिस्टोन कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, किस तरीके से हिस्टोन जो है वो DNA के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्टडी थी, स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दोनों टेक्निक की मदद से। ये दोनों ही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये हम स्टडी करेंगे आगे तो पता चलेगा हमें। 1984 में स्वार्ट्ज एंड कॉन्टर डेवलप्ड द पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज DNA मॉलिक्यूल। वेरी छोटे या बड़े DNA के मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। इन्होंने उस वक्त ये करके बताया था। मिल्स्टेन, कॉलर एंड जर्ने got Nobel Prize for the study of on molecular immunology के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। 1987 में
टोनी गावा नोबेल प्राइज इन्हें मिला था फॉर प्राइमरी डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ द एंटीबॉडीज। इम्यूनोलॉजी की फील्ड में इन्होंने ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर द प्राइमरी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोलॉजी। किस तरीके से एंटीबॉडीज होती है, किस तरीके से वो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को खत्म कर देती है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज कैसे फॉर्म होती है, इनका कंसेप्ट इन्होंने बताया था, तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया था। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये पूरी तो नहीं है एक्चुअली, इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत वास्ट है डिस्कवरी साइंटिस्ट की, तो हमने कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरी यहाँ पर डिस्कस की है। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।